ओके फाइन। तो चैप्टर 11 जो है आपका ड्यूअल नेचर वाला, ओके। तो उसके अंदर हमने लास्ट टाइम कुछ कुछ पॉइंट्स देखे जहाँ पे हमने ये समझने का ट्राई किया था कि जो इंसिडेंट लाइट होती है वो कोई भी सेंसिटिव सरफेस के ऊपर आप इंसिडेंट करो तो इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ऐसा जरूरी नहीं। हर एक सरफेस अलग अलग हो सकता है। जस्ट इमेजिन दैट कि जब जिंक प्लेट के ऊपर यूवी लाइट इंसिडेंट करे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते। वो जब पता चला उससे पहले भी ये प्रोसेस तो होता था कि नहीं होता होगा? होता होगा सर। मान होता होगा ना। मान लो कि किसी ने उसके सामने कोई कलेक्टर नहीं रखा है। जस्ट इमेजिन, हाँ, कि एक जिंक प्लेट लिया, यूवी लाइट इंसिडेंट किया, उसके सामने कुछ नहीं है जो कलेक्ट कर सके, तो क्या पता चलता कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है? तो पता नहीं चलता। पर जब कोई कलेक्टर नहीं रखते तो भी क्या होता, तो के लाइट एमिट कर इंसिडेंट करते तो इलेक्ट्रॉन क्या होता, बाहर तो आता ही आता। तो यहाँ पे उसने ऐसा बहुत सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई किया कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उसके पीछे रीजन कौन है। क्योंकि सबसे पहला रीजन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, तो कि दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री। जब आप इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हैं, ऐसा क्यों फ्री करना चाहते हैं, तो कि भाई आप वहां से करंट लेना चाहते हैं। कौन सा वाला करंट? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कोई कहता है कि क्यों चाहिए अपने को, क्योंकि याद करिए एक बहुत सिंपल सी बात। वैसे वो तो पहली बार मैंने यहाँ पे वो इस्कॉन मॉल है ना वहां पे देखा था, वैसे अब तो बहुत सारी जगह पे होता है कि अगर हम जो भी चाहते हैं कि अगर मान लो कोई बड़े मॉल में गए और आपको वो स्टेयरकेस पे चढ़ना नहीं है, ताकि हमें कोई मेहनत वाली चीज अच्छी नहीं लगती है, ओके। पर फर्स्ट से सेकंड फ्लोर जाना है, सेकंड से थर्ड फ्लोर जाना है, लिफ्ट की लिमिटेशन है, स्टेप्स किसी को चढ़ने नहीं आए है, थक जाते हैं, तो वहां पे उसने एस्केलेटर रख दिए, ओके। वो कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो क्या आइडिया लगाया, तो कि वैसे वो नॉर्मल स्टेप्स जैसे ही दिखते हैं, जैसे ही आपने पैर रखा, देखा एस्केलेटर देखा है, ओके। ऑटोमेटिक सीडीओ जैसा होता है ना, उसको एस्केलेटर कहते हैं। आई थिंक मैंने सही नाम दिया, ठीक है। कुछ और हो तो बताइएगा, हाँ, मिस्टेक हो सकता है। तो जैसे ही आपने पैर रखा और एकदम से चालू हो गया, ऐसा क्यों हुआ? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई मॉल में कोई दरवाज मतलब कोई शॉप में जा रहे थे, और जैसे हम शॉपिंग के लिए जाए तो वी फील लाइक हम किंग है, और कोई दरवान हो जो दरवाजा खोले, आइए सर आइए सर, ओके, वी फील ग्रेट, वाओ। पर मान लो कोई जगह पे आप जाओ, दरवाजे बंद, फिर जैसे ही आप एंटर होने के लिए जा ही रहे थे दरवाजे अपने आप खुल गए। वी फील सो ग्रेट कि क्या बात है यार, कोई चौकीदार वौकीदार नहीं था फिर भी दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे आप एंटर हो गए दरवाजा अपने आप बंद हो गया, यू फील अगेन ग्रेट कि हाय हाय ये तो बहुत बढ़िया है यार। ये क्यों होता है, कैसे होता है, चलो आप में से कौन बताएगा? तो सेंसर एग्जाम्पल, होता है। हाँ, ऐसा कैसा क्यों होता है, जैसे आप वो एस्केलेटर पे पैर रखा और एकदम से चालू हो गया, जैसे वेट ही सेंस आप, कर लेगा। ओके, देखिए देखिए हमारे पास है वो बहुत मजेदार चीजें होती है, जैसे कि जब तक हमें न्यूटन के बारे में पता नहीं था ना, और जब हम छोटे बच्चे, जैसे मैं अपने छोटू को कहता था कि ये ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकू, तो क्या होता है, तो कि वो नीचे जाता है। अब वो पता नहीं, वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है या तो मुझे सुनता रहता होगा, तो इसने कहा ये तो ओपन है ग्रेविटी ने, तो हाँ ग्रेविटी ने आने खबर से, ओके। पर जब मैं छोटा था इतना तो मुझे नहीं पता था, मैं तो ये सोचता कॉमन सेंस यार, कोई ऑब्जेक्ट ने फेंको क्या जाए, नीचे जाए ऊपर थोड़ी न जाए। પછી ખબર પડી ભાઈ ન્યૂટન એવું ના વિચાર્યું, ન્યૂટને अलग વિચાર્યું કેમ નીચે जाए ऊपर કેમ ना जाए, तो वहां से ग्रेविटी मिला। अब यहाँ पे दो तीन स्टूडेंट्स ने कहा, जैसे अभी आपने कहा, चलो और किसी को कोई और आंसर देना है, मुझे एक दो आंसर मिले। एस्केलेटर पे पैर रखा अपने आप चालू हो गया, कोई दरवाजे के पास गए एकदम से दरवाजा अपने आप खुल गया, यार ऐसा कैसे होता है यार, क्या रीजन क्या है उसके पीछे? सेंसर्स है सर क्या? ओके, तो मुझे तीसरा आंसर भी सेम मिला, सेंसर। हम हर एक चीजों में ना जनरलाइज नाम दे देते हैं, जिसमें अपने को कुछ ज्यादा पता ना चले, सेंसर होता है। जैसे कि कोई जगह पे ऐसा होता है, ताली बजाई लाइट हो गई, सेंसर है, ओके। कोई टैंक है वहां पे, एक लेवल तक आ जाए, पानी ज्यादा वेस्ट ना हो, तो एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो मोटर अपने आप बंद हो, सेंसर है। हर एक सेंसर का अपना अपना नाम होता है,
पर हम उसके ऊपर कभी फोकस ही नहीं करते। इसको कहते हैं फोटो सेल। दैट्स अबाउट फोटो सेंसिटिव सरफेस। जैसे आप एंटर हो रहे थे, हैव यू एवर ऑब्जर्व, कभी ऐसा हो ना तो ट्राई करिएगा कि ऐसा कोई दरवाजा कि आपके जाने से पहले वो खुल जाए तो जस्ट देखिएगा इधर उधर, आपको एक लाइट दिखेगा, और जहां पे आप जा रहे हो ना वहां पे भी नीचे कुछ होगा, एक सेंसर जैसा, फोटो सेल जैसा। जैसे आप जाते हो तो आपने सर्किट को ब्रेक किया, सर्किट ब्रेक हुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। पर ऐसा करिएगा कि आपके और दरवाजे के बीच में गैप हो, दरवाजा खुल जाए, आप थोड़ा सा आगे जाइए, पर दरवाजे में एंट्री मत लीजिए, दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। और फिर से अगर आपको ट्राई करना हो तो थोड़ा एक दो स्टेप पीछे आना पड़ेगा, फिर से उस सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का वहां पे फोटो सेल लगाया हुआ। हाँ, उसका एरिया उसने ज्यादा कवर किया है तो वो देख रहा है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट वहां पे खड़ा है। अगर मान लो आप ही जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, ओके, कोई ट्रॉली बैग लेकर भी जाओ, अगर आपके पहले वो ट्रॉली जाएगा तो भी दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। दरवाजे को कैसे पता चला कि कोई इंसान आया कि कोई ट्रॉली आई? वो तो सेंस सिर्फ यही करता है कि वहां पे सर्किट ब्रेक हुआ, सर्किट ब्रेक हुआ, अपने आप को करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो वो काम अपना करने लगता है। इसको कहते हैं सभी चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। फोटो सेल दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हो सकता है आपने केमिस्ट्री में भी फोटो सेल पढ़ा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये जो चैप्टर 11 जो है उसका ये क्वेश्चन था। मैंने कहा था 5th नंबर का जो क्वेश्चन है ना उसको आप लोग देखिएगा और समझने का ट्राई जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पे बताया है व्हाई फोटो दैट वेव थियरी गेट फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थियरी, ओके, जस्ट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो तू यहाँ पे देखा कर दोस्त। ओके, तो इधर उधर मत देखा कर। है कोई बाजू में, है तेरे बाजू में कोई ऐसा? नो सर। नहीं हो सकता है ऐसा तेरा ध्यान उधर जाए, होता है इसमें, मैं सर कोई विंडो मना। है खाली। हाँ, पर मेरे सामने वाली खिड़की में, ला 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 ला, ऐसे एक गाना था पुराने जमाने का। ओके, तो तो हो सकता है ऐसा, विंडो है इसलिए तो तू बार बार वहां देख रहा है, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वहां पे कोई और है तो तू देखे, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वहां पे ये फेलियर ऑफ वेव थियरी का तुझे पता नहीं चलेगा, तो तू उसको भी यहाँ से देखा है, ठीक है? आई कैन अंडरस्टैंड कि तू मेरी आवाज तो सुन ही रहा है, पर मैं भी तुझे देख रहा हूँ तो और अच्छा रहेगा। ओके, और आप में से किसी को नहीं पता कि कब मैं किसको देख रहा हूँ, तो वैसे मैं यहाँ पे सब लोगों को देख पा रहा हूँ, सो जस्ट रिलैक्स। ओके, तो यहाँ पे वेव थियरी, फेलियर ऑफ वेव थियरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट है। मैं आपको 5 से 7 मिनट दे रहा हूँ, आपको खुद को अभी ये फिर से एक बार पढ़ना है और हर एक को अपना अपना पॉइंट जो है वो बताना है। आई रिपीट, ताकि अभी जो आपने पढ़ा है ना उसी में से ये सब कुछ है वो डेवलप होने वाला है। ओके, मैं आपको 5 से 7 मिनट दे रहा हूँ, सो एवरीवन रीड इट केयरफुली एंड यू नोट डाउन द पॉइंट्स कि क्या क्या पॉइंट्स आप मुझे बताएंगे। ओके, यस सर। ओके फाइन। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आदित्य आपसे शुरू करते हैं। बताइए कि क्यों वेव थियरी जो है वो प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक fields and magnetic fields, and they have continuous distribution of energy over the wavelengths they extend up to. और जब स्ट्राइक करता है कोई भी रेडिएशन अगर मेटल को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और इजेक्ट होते हैं। देखो, सिर्फ से एक और सिंपल से मैं बात बता दूं, आपने जो 2-3 ग्राफ जो देखे हैं ना उसको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट उसमें ऐसा कहा था कि फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। जबकि थ्योरी ऐसा कहता था कि फ्रीक्वेंसी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल सी बात समझनी थी कि थियोरी कुछ और कहता था और प्रैक्टिकली कुछ और मिल रहा था। थियोरी ऐसा कहता था कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ओके, यहाँ पे लिखा है देखो, हायर इंटेंसिटी शुड लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो पॉइंट है ना आपने देखा हो तो, ओके,
higher intensity should liberate photoelectrons with a greater kinetic energy. पर यहाँ पे मतलब ये थियरी ने कहा कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, पर यहाँ पे प्रैक्टिकली ये पता चला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आई रिकमेंड कि आप जो 3 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है ना, उस 3 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को याद रखिए। थ्योरी में उससे पूरा का पूरा उल्टा दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे थ्योरी जो है वो उस वेव थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जश बताइए, आपने कौन सा पॉइंट ढूंढा बताने के लिए? सर जो वेव है वो उसकी एनर्जी एकदम कंटिन्यूअस होती है, वो एक Okay, साथ yes. बल्क में एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता। और हमने देखा कि जब भी मेटल पे रेडिएशन पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस इंस्टेंटेनियसली निकल जाता है, और वेव अगर एनर्जी देगी तो वो धीरे धीरे देगी और टाइम लगना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो, जैसे ही मैं इसके लिए क्या और एग्जांपल देता हूँ कि टू मोटिवेट डिजिटल पेमेंट, ओके, तो वहाँ पे ऐसा कहता है कि डिजिटल पेमेंट एकदम क्विकली होता है। ओके, एकदम क्विकली का तो कि एकदम क्विकली का मतलब इतना है कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे पेमेंट करना है 179 का, तो आपने 200 रुपीज़ दिए, तो सामने वाला है अगर वो 50-50 की 4 नोट दिया या 100 की 2 नोट दिया या 200 का नोट दिया, तो चेक करेगा बरोबर है कि नहीं है। बाद में 200 माइनस 179 अगर मैथ्स अच्छा है तो सीधा करेगा, अदरवाइज वो कैलकुलेटर से करेगा कि यार कितना देना है। ओके, अगर मान लो उसको 21 रुपीज़ वापस देने हैं, तो वो क्या करेगा, तो कि वो अपने जो भी पैसा रखा हुआ है ड्रॉवर उसमें से फाइंड करेगा कि कैसे 21 का वो सेटिंग करे वो फटाफट। और वैसे ही आप अकेले तो हो नहीं, बाकी भी कस्टमर्स हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, जैसे स्कैन किया फटाक से पैसा, तो कि नहीं, उसमें भी कोई पासवर्ड आपने डाला, पर कंपैरेटिवली आपका काम जल्दी हो गया। आपने उसको बता दिया कि देखो भाई ये पेमेंट हो चुका है, तो कंपैरेटिवली वहां पे जल्दी हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पे उसने बताया कि ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस या जल्दी होता है, बट फिर भी वो सामने जो इंसिडेंट किया जाता है उसको वो जज करता है कि इंसिडेंट किया हुआ फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना है या नहीं है। ओके, बस ये 2 या 3 पॉइंट याद रखो, आपका पूरा का पूरा काम आसान हो सकता है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, तो देखिए, तो वेव थियरी की ये जो बात थी उसके लिए आई सजेस्ट 3 पॉइंट्स याद रखिए, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टाइम लैग। 3 पॉइंट्स आपका एक क्वेश्चन क्लियर करेगा। अब जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आइंस्टाइन का है, आइंस्टाइन का थियरी है, जिसकी वजह से वो पॉइंट के लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला गया था। तो 1905 आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो सकता है। वैसे आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें बहुत ही एक सिंपल सा पॉइंट रखा गया था कि वहाँ पे प्लैंक ने एक पॉइंट दिया था कि प्लैंक ने ऐसा कहा था, शायद आपने सुना भी होगा। ओके, सुना है आपने? क्या था ये प्लैंक का पॉइंट? मेटल को एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट करो तो वो इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कोई 1-2 पॉइंट्स आपको पता हो तो? मतलब टॉर्च वाला फिनोमिना था वो। हाँ हाँ, उसमें क्या था, बताइए बताइए। सर्किट इनकम्प्लीट था तो उसके ऊपर टॉर्च से लाइट उन्होंने दी तो बल्ब ग्लो कर रहा था। ओके फाइन, तो देखो अगर इतना भी पता है तो भी हमारा काफ़ी सारा काम हो सकता है। अब वैसे यहाँ पे आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से बताया गया है। सबसे पहले प्लैंक का ये मानना था कि जो भी एनर्जी होता है दैट एनर्जी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब इसको समझने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। नंबर 1, ओके, कि अगर मान लो 2 फिनोमेना बनती है, जैसे कि अगर मान लो स्टेप्स है 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप्स है, ठीक है, तो उसमें कोई मिडिल स्टेप पॉसिबल नहीं है, जैसे कि 3 और 4 के बीच, तो कि 3 और 4 के बीच में कोई स्टेप नहीं हो सकता, या तो 3 होगा या तो 4 होगा, राइट। पर अगर मान लो मैं पेंडुलम की बात करूं और पेंडुलम का एम्पलीट्यूड में कहता हूं कि भाई पेंडुलम का एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, तो उसका एम्पलीट्यूड 0 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्यों? तो धीरे धीरे डैम्प्ड होते 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 एम्पलीट्यूड उसका कम भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ प्लैंक ने बताया था
कि जो भी हम एनर्जी कहते हैं वो ऑलवेज HF के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब आई थिंक पता होगा आप लोगों को, क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब? नेचुरल नंबर्स। वाला multiple। वहां पे आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू है वो नेचुरल नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि HF 2HF 3HF 4HF, यानी HF कोई एक फिक्स वैल्यू कहूँ तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऐसा ही कोई ना कोई एनर्जी होना चाहिए। उसका मिडल एनर्जी मतलब कि 1.5 HF 3.7 HF ऐसा एनर्जी पॉसिबल नहीं होता है। उसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन बताया कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि कोई मैटर के ऊपर हम एनर्जी कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो फोटोन के फॉर्म में हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले। ओके, आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था कि नॉट ओनली एमिशन बट एब्जॉर्प्शन। ओके, दो चीजें हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऐसा बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स। क्या? तो कि एक्चुअल में पहले दो पार्टिकल कहा पर वो दो नहीं एक ही होते हैं। कैसे? तो क्या कहा कि एक हो फोटोन on one a photon of incident radiation and the other an electron of photosensitive matter। मतलब ऐसा समझाया गया कि लाइट इंसिडेंट किया मतलब फोटोन आया, वहां से क्या निकला तो कि इलेक्ट्रॉन निकला। पर आइंस्टाइन का ये मानना था कि जो आता है वही जाता है, जो आता है वही जाता है, कि एमिशन अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता हो, आई रिपीट, एमिशन अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता हो तो एब्जॉर्प्शन भी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होना चाहिए, या तो अगर एब्जॉर्प्शन फोटोन के फॉर्म में होता है तो एमिशन भी किस फॉर्म में होना चाहिए? फोटोन के फॉर्म में ही होना चाहिए। ये कितनी सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग 2 साल से या तो 1.5 साल से मेन सब्जेक्ट पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, राइट? बरोबर। पर अगर मान लो आपको ऐसा बताया जाए कि मार्च अप्रैल में जो भी है, पर आपको बोर्ड एग्जाम्स में आपको अपियर होना है इकोनॉमिक्स, BA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स के आपको एग्जाम देने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भले आपने पढ़ा है, तो क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो क्या आपने एब्जॉर्ब किसको किया? तो क्या आपने एब्जॉर्ब किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या तो बायोलॉजी को। तो आपका एमिशन भी किसको लेकर होगा? उसी को लेकर होगा। ओके, अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड कॉमर्स में है, उसने क्या एब्जॉर्ब किया होगा? तो क्या उसने एब्जॉर्ब किया होगा अकाउंटेंसी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसने जो एब्जॉर्ब किया वही वो क्या करेगा, वही वो एमिट करेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप पढ़े केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स और एग्जाम द इकोनॉमिक्स, बीए और स्टैटिस्टिक्स का? तो क्या नहीं यार, ऐसा थोड़ी अजीब सा होता है। आइंस्टाइन ने भी यह बहुत सिंपल सी बात सोची कि अगर मान लो फोटोन आता है तो फोटोन जाता होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन जाता होगा। अब आता क्या है या तो वो पता होना चाहिए, या तो जाता क्या है वो पता होना चाहिए। अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि कोई एक्स पर्सन है, वो क्रिकेटर है, ओके, मतलब वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, तो आपको क्या लग रहा था जब जनरली छोटे से लेकर बड़ा हुआ तो उसने कौन सी गेम ज्यादा खेली होगी? एक्सेप्शनल को साइड में रख देते हैं, हाँ, एक्सेप्शनल केसेस को साइड में रख देते हैं। अगर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है तो उसने कौन सा गेम सबसे ज्यादा खेला होगा? क्रिकेट। क्रिकेट। ओके, अगर मान लो कोई ऐसा है, जैसे कि हम ऐसा कहते हैं कि भाई कोई एक्स पर्सन है जिसका कंट्रीब्यूशन मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर है, तो जब छोटा था तब से बड़ा हुआ तब तक उसका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा रहा होगा? मैथ्स। ऑफ कोर्स। ओके, अगर हम ऐसा कहते हैं कि न्यूटन का कंट्रीब्यूशन साइंस सब्जेक्ट्स में है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इज वेरी एक्सेलेंट इन द लैंग्वेजेस, इज एक्सेलेंट इन द फिलोसॉफी तो थी उसकी अच्छी, ओके, पर आर्ट्स में हम उसके इंटरेस्ट तो कि नहीं यार ऐसा नहीं। क्यों? तो कि वो बंदा साइंस का था, उसका एब्जॉर्प्शन साइंस का था, तो एमिशन भी किसका था? साइंस का ही था। ओके, क्या कभी आपने ऐसा सुना कि कवि कालिदास ने कोई लॉ दिया हो? ओके, फ्रिक्शन को लेकर कालिदास का लॉ ये कहता है, तो कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, कभी कभार ऐसा एक्सेप्शनल केस में हो सकता है कि न्यूटन ने कभी मन किया और कोई कविता लिख डाली, ओके, हो सकता है। ओके, काफी सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कविताएं लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, पर उसका इंटरेस्ट एक अलग चीज है।
तो एग्जैक्ट वही का वही पॉइंट यहाँ छोटी सी फिगर के साथ समझाने का ट्राई किया कि जब भी आप यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, देखिए ये फिगर क्या कहता है, तो कि हमने फोटोन को इंसिडेंट किया कोई मेटल सरफेस के ऊपर, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। ये कितनी मज़ेदार फिनोमिना हुई, उसको ध्यान से सुनिए कि अगर आप कोई भी फोटोन्स इंसिडेंट करो तो क्या कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, हाँ या ना? नो। नो। अच्छा, जैसे आपने फोटोन इंसिडेंट किया, मेटल क्या चेक करेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एग्जैक्टली जितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतना वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आप गिफ्ट लेने गए, गिफ्ट है वो 375 का है, 350 का आया, आपने 500 का नोट दिया, तो शॉपकीपर आपसे कितना पैसा ले लेगा 500 में से? 375 या 350 जो भी अमाउंट है, बाकी के पैसों का क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। और जो आपने ऑब्जेक्ट लिया वो भी तो आपको देगा ना। मतलब क्या, तो कि आप वो ऑब्जेक्ट, आप वो गिफ्ट ले जा सकते हैं अगर आप उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पे करने के लिए रेडी हो तो। एग्जैक्टली मतलब आपके पास जो 500 रुपए थे उसमें दो फिनोमिना हुई, क्या क्या? तो कि उसमें से कुछ बचा जो आपको वापस भी मिला, और दूसरा आपको एक गिफ्ट भी तो मिला, मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट भी तो परचेज किया। एग्जैक्टली द सेम फंडा दे एक्सप्लेन हियर, यहाँ पे बताया the remaining energy of photon is used in the imparting a kinetic energy to the ejected electron। मतलब क्या, तो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिएगा उतने को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी एनर्जी के साथ वो क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी दे देगा। ओके, यहाँ पे ऐसा एक और भी बात बताई कि हर एक मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज करने के लिए आपको एक मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। यस, एनी गैसेस उस मिनिमम वर्क को क्या कहते हैं? हमने बताया वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला किसी को याद है? वैसे वर्क फंक्शन को W नॉट या तो फाई नॉट ऐसा कहा जा सकता है, इसको HMA0 HF नॉट, हाँ HF नॉट, H न्यू नॉट ऐसा आप कह सकते हैं, HF नॉट हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बहुत बहुत सिंपल सी अगेन एक बात बताई कि वेरी फ्यू लेस देन 1% फोटोन्स whose energies are greater than W0 या तो थ्रेशोल्ड और या तो वर्क फंक्शन आर कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कुछ कुछ ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो वो अपने आप ही क्या करे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज सकता है। ओके, पर यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, दैट इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, एनीवन रिमेंबर इट? क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Energy can neither be created nor be destroyed. ओके, मतलब क्या? Transformation हाँ, यस 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 यस, यानी यहाँ पे हम सीधा सीधा ऐसा कह सकते हैं टोटल एनर्जी जो है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। उसी को लेकर यहाँ पे बताया कि आपने इंसिडेंट किया समथिंग लाइक दैट, आपने 500 रुपये इंसिडेंट किए, उस 500 रुपये में क्या क्या हुआ, तो क्या आपको एक ऑब्जेक्ट मिला और बाकी का जो बचा कुचा था उसको लेकर आप घर पे भी गए। घर पे गए मतलब क्या, तो क्या आप गए मतलब काइनेटिक एनर्जी, और आपने कोई एक ऑब्जेक्ट खरीदा मतलब क्या, तो कि दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मींस व्हाट, तो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री। तो आपने इंसिडेंट कितना किया, तो कि HF जितना, उसका बेसिक वैल्यू कितना था, तो कि W नॉट जितना, रिमेनिंग कितना हुआ, तो कि जो भी रिमेनिंग था उसको आप घर वापस लेकर गए, दैट इज कॉल्ड एज अ हाफ mv स्क्वायर। तो के मैक्स का फॉर्मूला अगर मैं इसमें से बनाऊं, वैसे इफ यू रिमेंबर इट हमने पहले एक बार ये फॉर्मूला लिखा था कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम कह सकते हैं HF माइनस HF नॉट। अब इसी फॉर्मूला को लिखने का एक और तरीका होता है HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। यस, एनीवन रिमेंबर इसका एक और फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में था जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा। EV नॉट हाँ, तो हमने ऐसा कहा हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू EV नॉट। तो देखो उसको लेकर एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे बताना ज़रूर चाहूँगा, वो ये कि अगर हम ऐसा कहते हैं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू EV नॉट हो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू HF
माइनस एच एफ नॉट हो तो EV नॉट इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा माइनस HC बाय लैम्बडा नॉट मैं कह सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्जर्वेशन की मुझे यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। V नॉट इज इक्वल टू H बाई ई मैं कर दूँ या तो HC बाई ई मैं कर दूँ, 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट कर दूँ। H कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? कांस्टेंट E कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट E कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट पक्का? तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैं उसको एक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो ये इक्वेशन किस टाइप का शेप देता है भाई हमें? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ये m किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर इतना आपको पता है तो आपका ढेर सारा काम जो है वो आसान हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ अपने को समझाई जाती है कि अगर मान लो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी का या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करूँ ना, तो देखो अगर मैं 1 बाय लैम्बडा है, ये 1 बाय लैम्बडा है या तो ये है, अगर मैं इसमें से ये बनाऊँ तो क्या मैं ऐसा देख सकता हूँ? EV नॉट H कॉमन F माइनस F नॉट, तो V नॉट इज इक्वल टू H बाई कह सकता हूँ, हाँ या ना? अगर मैं इसको मैं स्लोप कहना चाहूँ, देखो तो मैं H बाई ई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दूँ तो H बाई इक्वल टू क्या बनेगा? ऐसा बनेगा V नॉट अपॉन F माइनस F नॉट बनेगा, ऐसा कुछ। ओके, अगर मैं कहता हूँ ये स्लोप है तो स्लोप में ये वैल्यू हम कौन से एक्सिस पे लेते हैं? y ये कहाँ पे लेते हैं? x तो याद करिए, क्या आपने ऐसा कोई ग्राफ देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, जो यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन देता था, यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन देता था, जिसको आप F नॉट कहते थे? यहाँ पे आपने कहा मेटल A, यहाँ पे कहा था मेटल B, यहाँ पे अलग F नॉट। तो क्या हमने ऐसा समझा कि अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करूँ तो पहले जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं क्रॉस ना करूँ ना, तब तक तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, तब तक कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल होता नहीं है। यू कैन ऑब्जर्व इट हियर, फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, बट व्हाट अबाउट द वाई एक्सिस? नथिंग, वाई एक्सिस इज 0। यहाँ से वाई एक्सिस धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे 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 एक्स बढ़ता गया, और ये स्ट्रेट लाइन बताता है दैट रिमेन्स अ रेशियो, वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहता है। तो याद करिए, ये ग्राफ हम देख चुके थे, अगर किसी को याद आया हो तो। किया है ये ग्राफ, याद है किसी को? यस सर ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये ग्राफ हमने पढ़ा था, ये रहा। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो ये ग्राफ आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन में भी काम में आ सकता है। जब भी कोई कहते हैं ना आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, तो आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन में आपको क्या क्या बताने का? तो एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फिगर ये वाला। दूसरा, यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स बताए ना, वो पहला पॉइंट, यहाँ पे फोटोन और इलेक्ट्रॉन दो चीजें हैं। दूसरा पॉइंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद द मैटर ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑन द सरफेस। इसका मतलब क्या करेंगे? रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे आप ऐसा मतलब निकालिए कि कोई भी मेटल हो वो एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है। मतलब हर कोई चाहता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करे, पर हर कोई कर सकता नहीं है। ओके, तो एग्जैक्टली, एंड द ईच फोटोन इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या? तो कि जितने फोटोन दो उतना इतना इलेक्ट्रॉन बाहर आता जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आपका फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर आप ही को करना है, तो एफर्ट्स किसको डालने हैं? तो फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करना हो तो एफर्ट्स किसको डालने हैं, मुझे या आपको? हमें ओके, आपने 2 चैप्टर्स के एफर्ट्स डाले तो कितने चैप्टर प्रिपेयर होंगे? 2 अगर 5 के एफर्ट्स डाले तो? 8 8 के एफर्ट्स डाले तो? 8 जितने एफर्ट्स आप डालोगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। सेम वे, जितने फोटोन्स आप देंगे उतना इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिट में से, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर आता जाएगा। इतनी सिंपल सी बात आइंस्टाइन ने बताई कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ही लेता होगा,
अगर फोटोन देते हैं तो फोटोन ही बाहर होता होगा, और यहाँ से पता चला कि यार फोटोन और इलेक्ट्रॉन शायद एक सेंस में एक ही हो सकते हैं। अगर वो एक है तो इज बिहेव लाइक पार्टिकल, और वहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ यार ये लाइट जो है वो किसके जैसा हो सकता है, पार्टिकल के जैसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का मास तो इसका भी मास, पार्टिकल का मोमेंटम तो इसका भी मोमेंटम। अगर ये समझ में आ रहा है, वैसे ये समझ में आए वो बहुत ज़रूरी है, बाकी तो आपको फाइनली लर्न करना तो है ही। ओके, उसके बाद देखो अभी तक जो जो पढ़ा ना, फिर से उसी का रिपीटेशन। इसके अंदर यही तीन चीज़ें घूमती रहेगी, एक इंटेंसिटी, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी। घुमा फिरा कर बात है ना इसी के ऊपर आती है। तो देखो इंटेंसिटी के बारे में क्या बताया, इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मीन्स द इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन्स। जितना इंटेंसिटी ज्यादा, सिंपल सी बात मैंने फिर से समझाया था कि मान लो ये कोई एक ऐसी सरफेस होती जहां पे मैं 1 2 3 4 बहुत सारे एलईडीज लगाता, तो यहाँ से लाइट कैसा एमिट होता, तो कि ज्यादा। यहाँ पे मैं 2 एलईडी लगाता तो लाइट कैसा एमिट होता, तो कि उसके हिसाब से। तो किस में ज्यादा लाइट होता, किस में ज्यादा इंटेंसिटी होती, तो कि यहाँ पे अगर 2 से ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा है। सो हियर द एक्सप्लेन कि इंटेंसिटी मीन्स द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन्स दैट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। यस, कोई बताएगा फिर से व्हाट इज द इंटेंसिटी जनरलाइज्ड फॉर्मूला? वर्क डन W अपॉन upon एरिया 80. इनटू टाइम। Work done area into time, or you can say that energy upon area into time, or you can say that power upon area। याद होगा ऐसा कुछ कुछ? ओके, Yes. इसके बाद करते हैं each photon ejects only one electron, मतलब एक फोटोन दिया एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। so the number of ejected photoelectrons increase in the intensity of incident आर आई आर, या तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि जितना आप इंसिडेंट करोगे उतना ही वहां से आपको मिलेगा, सीधा सीधा। दूसरा, फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए, तो कि फ्रीक्वेंसी एफ दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ नॉट। अगर ऐसा हो तो frequency of incident radiation is less than the threshold frequency, the kinetic energy photoelectrons becomes negative, कोई काम का नहीं रहेगा। ओके, नो फिजिकल मीनिंग। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल सी बात समझी कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होना चाहिए। इट इज समथिंग लाइक दैट। काफी बार आप भी रियलाइज करते हैं, आपके पेरेंट्स भी रियलाइज करते हैं, टीचर्स भी रियलाइज करते हैं, अगर आप रोज के 4-5 घंटा पढ़ते हो पर रिजल्ट नहीं आता है तो क्या उस पढ़ने का कोई मतलब बना? बना कि नहीं बना? नो। ओके, आप पढ़ते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि रिजल्ट आने चाहिए, हाँ या ना? ओके, सिंपल सी बात है। ओके, अगर मान लो आप पूरे दिन में कभी पढ़ते ही नहीं हो, देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार मेरा रिजल्ट आना चाहिए, तो कि ये सही एक्सपेक्टेशन है कि गलत? गलत। मतलब क्या, तो कि यहाँ पे उसने बहुत सिंपल सी बात समझाई कि आप अगर 12th साइंस में हो, फिजिक्स पढ़ना है, उसको प्रिपेयर करना है, तो आपको एफर्ट उसके हिसाब से देने चाहिए। जैसे काफ़ी लोग है ना, इंग्लिश का एग्जाम हो ना तो दे जस्ट टेक इट लाइटली, सर कल इंग्लिश का पेपर है ना तो थोड़ा पढ़ना बाकी था ना तो लेक्चर में नहीं था। ओके, तो एक लेक्चर नहीं पढ़ा तो इंग्लिश हो गया। हाँ वो वैसे हो जाता है, 2-4 घंटा पढ़ लेते हैं तो पेपर अच्छा हो ही जाता है। अच्छा, क्या ऐसा फिजिक्स में हो सकता है? No, sir. एक ही चैप्टर का टेस्ट और आप ऐसा कह दो कि हाँ चल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, क्या हो सकता है एक चैप्टर में भी? तो नहीं है, No, sir. सकता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, फिजिक्स लैंग्वेज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी उसने ऐसा बताया कि आप फ्रीक्वेंसी दो, पर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट अकर बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो हम इस चैप्टर के शुरू से ही वही गाना गा रहा है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो भी ऑलरेडी हम कर चुके। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, जितना थ्रेशोल्ड ज़्यादा उतना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। एंड लास्ट पॉइंट, टाइम लैग। टाइम लैग मतलब क्या, तो मैंने आपको समझाया कि जब भी आप कोई जगह पे जाते हो, आप पैसा देते हो, वो सामने वाला काउंट करता है, तब तक तो आपको वेट करना पड़ेगा।
मान लो कि आपने कोई चीज देखी और आपको पता है कि यार ये 350 रुपए की है, आपने अपने पिगी बैंक में से या तो जो सेविंग मनी था उसमें से आपने 10-10 के कुछ नोट्स निकाली, 5-5 के कुछ कॉइन्स निकाले, 2-2 के कुछ कॉइन्स निकाले, आपने पूरा बैग भरकर 350 रुपए इकट्ठा कर लिए। आपने वो ऑब्जेक्ट लिया, दुकानदार को, शॉपकीपर को कहा ये ले भैया 350 है, चलो मैं निकला, तो वो आपको जाने देगा? क्या करेगा वो क्या करेगा? काउंट। हाँ, वो कहेगा नहीं यार मैं जल्दी में हूँ, जल्दी में, ये 350 है, 350 है, रख लो रख लो। तो कि नहीं, अरे 2 मिनट तो भाई रुक, मैं फटाफट काउंट कर दूंगा। मतलब क्या? तो क्या आपने जो एनर्जी दिया, आपने जो लाइट इंसिडेंट किया, वो सामने वाला मेटल थोड़ी देर, थोड़ा तो टाइम लग होगा होगा और जरूर होगा। Okay, so here they mention photoelectric emission is the result of an elastic collision between photon and electron. That's okay, उससे कोई ये काम की लाइन नहीं है। Absorption of energy from a photon by a free electron inside the metal is a single event. मतलब मेटल ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, पर एब्जॉर्ब करने के बाद उस मेटल को जज करना है कि ये फोटोन का एनर्जी थ्रेशोल्ड जितना है या नहीं है। नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देगा, होगा तो वो जाने देगा। Involves the transfer of energy in a one lump instead of the continuous absorption energy in the wave theory of light. मतलब इसको आप ऐसा समझिए कि वो जो भी आप इंसिडेंट करोगे उसमें से मेटल जो एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी देने से पहले चेक करेगा कि क्या वो इतना इनफ है या इनफ नहीं। Hence, there is no time lag between the incidence of photon and the emission of photoelectron. पर यहाँ पे जो टाइम लैग बोला ना 10⁻⁹ सेकंड, दैट्स 1 नैनो सेकंड। अब 1 नैनो सेकंड हमारे लिए कैसा टाइम होता है? बहुत बड़ा या बहुत 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 छोटा? बहुत बहुत छोटा। ओके, एज वी थिंक अबाउट 1 सेकंड, पर ये 10⁻⁹ सेकंड -9 सेकंड यानी 1 सेकंड डिवाइड बाय 10⁹ दैट्स कॉल्ड 1 नैनो सेकंड। ओके, तो वो इतना छोटा टाइम होता है कि हमें ऐसा ही लगता है कि हमने लाइट इंसिडेंट किया और उसने फोटोन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि दैट इज ए क्विक प्रोसेस, पर ये क्विक होता नहीं है, उसमें हल्का सा तो टाइम लैग होता ही होता है। तो ये जो पॉइंट्स है वो आपके दिमाग में हो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू hf माइनस hf 0 रखो और उसमें से EV नॉट का वैल्यू बनाओ। यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिखे थे उसको दिमाग में रखो, आपका काम मोर देन इनफ हो जाएगा। सो V नॉट, ये कुछ फॉर्मूला जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स में काम में आ सकते हैं, ये फॉर्मूला भी आपके काम में आ सकता है। ओके, तो आज अब हम थोड़े पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं, ताकि अब यहाँ पे आएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और वो सब, उससे पहले हम पार्ट 2 से कुछ क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे मैंने आई थिंक आपको एक फॉर्मूला एक बार लिखवाए थे, उसी में से आजू बाजू में से फॉर्मूला आएंगे, ध्यान से देखते जाएगा। मोनोक्रोमेटिक सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेव लेंथ लैम्बडा दिया, पावर आउटपुट 66 वाट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 2 मिनट्स। तो चलो फटाफट बताइए क्या है पावर का फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम यानी एनर्जी, क्या है एनर्जी का फॉर्मूला? HF, पर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? वेवलेंथ, तो NhC बाय लैम्बडा टी। पावर तो क्या दिया है? नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड करने हैं, HC पता होता है, वेवलेंथ दिया है, टाइम यहाँ पे दिया है। अब देखो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। H का वैल्यू दिया है 6.6 10⁻34 और C का वैल्यू है 3 × 10⁸. अब HC की हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो आई सजेस्ट कि आप कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेट करो। तो 6.625 × 3 क्या होता है? 19.87। ओके, वैसे 19 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 10 की पावर -34 और यहाँ पे है 8, कितना बचेगा?
-26. -26. देखो तो ये ट्राई करो ना तो जबान याद रह सकता है। कैसे? तो कि 1 2 9 8 7 6 ओके 1 2 9 8 7 6 19.87 इंटू 10⁻⁻26। वैसे आपको हर वक्त कैलकुलेटर का यूज़ करना हो तो कर सकते हैं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हियर आई जस्ट शेयरिंग जस्ट बेसिक आइडिया। देखो यहाँ पे जो तरीका होगा वो थोड़ा ट्रेडिशनल होगा, पर मैं हर जगह पे ऐसा कुछ लिखता रहूँगा, तो यू हैव टू बी अलर्ट व्हेन यू आर अटेंडिंग द लेक्चर। ओके, मैंने तो कहा है कि आपको नोटबुक पेन पेपर सब कुछ लेकर ही बैठना चाहिए। जब भी मैं कुछ लिखूँ वो आपको नोट डाउन कर ही लेना चाहिए, तो ही लेक्चर का मतलब होता है, चाहे आप लाइव में हो चाहे आप वीडियो देख रहे हो। ओके, फिजिक्स के वीडियो को आप जैसे वो मूवी देख रहे हो सीरीज देख रहे हो वैसे नहीं देखने का। यहाँ पे जैसे मैंने ये शॉर्टकट बताया तो आपको फटाक से वो अपनी बुक में लिख देने का, याद अपने आप रह जाएगा। 1 2 9 8 7 6 19.87 10⁻⁻26। ओके, अब देखो यहाँ पे एनर्जी फाइंड करने का नहीं बोला था, यहाँ पे अपने को डायरेक्टली क्या बोला है, तो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने को बोला है, और वो भी कितने में, 2 मिनट्स में। तो मैं क्या करूँगा, तो कि एक ही डायरेक्ट फॉर्मूला P इज इक्वल टू NhC/λT। तो P कितना है, तो कि 66, वेवलेंथ कितना है 660 नैनोमीटर -9, टाइम कितना है, तो कि 2 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, सब कुछ इधर गया, डिवाइड बाय आ जाएगा 19.87 10⁻⁻26, और सीधा ये आपको स्मॉल एन या तो कैपिटल जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीका क्या, पहले एनर्जी निकाला, उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकाले, उसके बाद क्या किया, 2 मिनट के लिए कैलकुलेट किया, तब जाके उसने नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो देखो कैलकुलेटर एक बार यूज़, कैलकुलेटर दूसरी बार यूज़, कैलकुलेटर तीसरी बार यूज़। यहाँ पे मैंने क्या किया, P इज इक्वल टू NhC/λT, T को सब्जेक्ट बना दो, सॉरी N को सब्जेक्ट बना दो, P⁴T/hc, P⁴T/hc। सीधी एक ही बार कैलकुलेशंस करो, आपका काम और आसान हो सकता है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड वो अपना थोड़ा सा काम जो है वो साइड में अपनी नोटबुक में लिखता जाए कि यही न्यूमेरिकल्स आप एक ही फॉर्मूला बनाकर कर सकते हो। और ऐसा चैप्टर में, ये चैप्टर में ऐसा बार बार आएगा, तो जिसको इंटरेस्ट हो वो यहाँ से मैं जो भी फॉर्मूला जैसे बताऊँ वो नोट डाउन कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीका तो दिया हुआ ही है। चलो उसके बाद यहाँ पे बताया द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैसे इसको हम जनरली कन्वर्ट करते हैं जूल के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई जूल के अंदर? 1.6 into 10⁻⁻19 जोड़े मल्टीप्लाई। यस, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो देखो यहाँ पे सीधा फंडा, वर्क फंक्शन को आप W0 कह दो तो HF0, F0 चाहिए तो क्या करेंगे, वर्क फंक्शन डिवाइड बाय H। बट बी केयरफुल, वर्क फंक्शन दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसको कंपलसरी किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जूल में। ओके, जूल में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद H से डिवाइड कर दो। और देखो ये मजेदार बातें हैं इस चैप्टर में, ये मजेदार बातें होती रहती है। क्या कोई बताएगा? देखो तो इधर H क्या लिया, इधर H क्या लिया, 6.6। ओके, मेरा जहाँ पे ये कर्सर है वहां पे मैं कह रहा हूँ कितना लिया, 6.6 बरोबर। इस वैल्यू मतलब इस क्वेश्चन के अंदर भी बताया नहीं था कि H क्या लेना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर H क्या लिया, 6.63। ओके, एक्चुअल में प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता कितना है, तो कि 6.625 ऐसा हम कहते हैं। तो जनरली मैं तो ये कहता हूँ कि वैल्यू ना दिया हो तो 6.625 या तो 6.62 ले लेने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे अगर 6.63 लिया है तो हम क्या करें, इट्स ओके, आप 6 एक ही वैल्यू याद रखिए, ऊपर
ऊपर वाला क्वेश्चन हो तो 6.6, नीचे वाला तो 6.63, ऐसे तो ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, कौन कौन सी वैल्यू याद रखोगे? तो भाई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? ताकि उसके साथ कितनी पावर मल्टीप्लिकेशन में है, कितनी पावर मल्टीप्लिकेशन में है? -34 10 पावर -34 है, मतलब उससे कोई ज़्यादा यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स, और आप उसमें से कोई भी वैल्यू दे सकते हो। इधर आंसर में थोड़ा बहुत प्लस माइनस चेंज आए उसका टेंशन लेने का नहीं, ठीक है? तो चलो, पहला पॉइंट आई होप क्लियर, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा F0 W0/h, ये मिल गया आपका हर्ट्ज। दूसरा, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ द photoelectron is brought to 0 by stopping potential 0.60 electron volt। तो अब यहाँ पे क्या करना था? तो कि C, what is the formula with the kinetic energy? तो कि हमने पढ़ा था half mv² is equals to EV0 and half mv² is what? Kinetic energy। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी जस्ट हमने तरोताज़ा देखा। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन में देखा, क्या कहता था आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन? hc/लैम्डा या तो hf कितना होता है? तो कि वो होता है EV0 या तो बेटर टू से काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन जितना। क्यों? तो कि ये एनर्जी दिया, उसमें से वर्क फंक्शन जितना एब्जॉर्ब किया, बाकी की एनर्जी के साथ ये रिलीज हुआ। तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इसमें से देखो लैम्डा को सब्जेक्ट बना दिया, कैसे बनाना था? तो फिर इधर शिफ्ट करो, उसके बाद लैम्डा ऊपर जाएगा, एच सी नीचे रहेगा। तो देखो अगेन यहाँ पे एच सी की जरूरत आई, 6.63 की जगह पे क्या वैल्यू लेंगे आप? इसकी जगह पे क्या डायरेक्ट वैल्यू? 25 19.87 19.87 198726, मतलब 129876, ऐसा आप वैल्यू ले लो, आपका काम आसान। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ओके, मुझे लग रहा है कि कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप वो सच में कर ही सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा, पर जितने भी अभी हमने पॉइंट्स पढ़े उन सब का यहाँ पे यूज है। तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ पार्ट 2 से, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके, उसके अलावा देख सकते हैं आप कोई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये डी ब्रोगली आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 4 से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, चलो तो पार्ट 4 से होमवर्क लिख के जाएगा। हाँ भाई, पार्ट 4 से आप कर सकते हैं, पार्ट 4 से कर सकते हैं अगेन 1 2 3। पार्ट 2 से 1 2 3, पार्ट 4 से 1 2 3, और पार्ट 1 से आज कौन कौन से क्वेश्चंस किए उसमें से वो क्वेश्चन देख लो आप। कल 1 2 3 4 5 किया था या कहाँ तक किया था? कल 5 तक 5 तक किया था ना। चलो ठीक है, तो 5 यानी ये पॉइंट हो गए। 5 का रिपीटेशन हमने कर दिया, तो 6 एक किया। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, ओके, इसलिए आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन 6, सब कुछ जो है वो वन टाइम आपको होमवर्क में सबमिट करना रहेगा। थोड़े होमवर्क में रेगुलर रहिएगा, आप ही को ज़्यादा फायदा होगा। ये चैप्टर ऐसा है जिसको जो लोग पैरेलल प्रिपेयर करेंगे उसका प्रिपेयर हो जाएगा, अदरवाइज वो एंड तक इसी चैप्टर के पीछे रहेंगे कि ड्यूअल नेचर बाकी, ड्यूअल नेचर बाकी। क्यों? क्योंकि साथ साथ किया तो हो जाएगा, अदरवाइज ये आपका रह जाएगा। ठीक है, तो अभी का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ओके।